प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मालूम है आप लोगों को कि मैं मराठा साम्राज्य पढ़ा रहा था। उसी के अंतर्गत हमने शिवाजी के बारे में बताया, उसके बाद संभाजी के बारे में बताया, राजा राम के बारे में बताया और ताराबाई के बारे में बताया। ताराबाई काल को मराठों का उत्कर्ष काल कहा जाता है और ताराबाई पहली मराठा शासिका भी थी। तो ताराबाई शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठा करके और खुद शासन कर रही थी। कहते हैं कि उधर औरंगजेब की जब 1707 में मृत्यु हो गई तो उसका बेटा बहादुर शाह गद्दी पर बैठा और बहादुर शाह प्रथम जो था वह शाहू को कैद से मुक्ति दिलवाई। उसके पीछे एक ही कारण था कि मराठे लगातार मुगलों को परेशान कर रहे थे, लगातार उन पर आक्रमण कर रहे थे, हमेशा युद्ध की स्थिति बनी रहती थी। तो वो अपने स्वार्थ के लिए ऐसा किया कि जब शाहू निकल कर जाएगा तो सत्ता की दावेदारी का मांग करेगा और कहते हैं कि जुल्फिकार खान के कहने पर ही शाहू को कैद से मुक्त किया गया था। तो जब शाहू रिहा हुआ और जब वो मराठा साम्राज्य पहुंचा तो ताराबाई से सत्ता की उसने मांग की। स्वाभाविक है कि सत्ता का संघर्ष होना था और हुआ भी। कहते हैं कि उसी समय शाहू का साथ दिया बालाजी विश्वनाथ, जिसकी हम चर्चा करेंगे, और ताराबाई का जो सेनापति था धन्नाजी जाधव, उसको कूटनीति से बालाजी विश्वनाथ ने अपनी तरफ से मिला लिया और 1707 में, ध्यान रखिएगा 1707 में खेड़ नामक स्थान पर ताराबाई पराजित हुई और वह कोल्हापुर भाग गई, जो दक्षिणी भाग में पड़ता है महाराष्ट्र के। इस तरह से शाहू को अब आसान हो गया और कहते हैं कि जब धन्नाजी जाधव की मृत्यु हो गई तो शाहू ने उसके बेटे चंद्रसेन जाधव को अपना सेनापति बना लिया। लेकिन जो चंद्रसेन जाधव था उसका झुकाव ताराबाई के तरफ था, तो उसके विश्वासघात से बचने के लिए शाहू ने 1708 में जब अपना राज्याभिषेक कराया सतारा में तो बालाजी विश्वनाथ को सेनाकर्ते का पद दिया। सेनाकर्ते का पद वह होता है जो सेना को संगठित कराने वाला पद होता है, ध्यान रखिएगा। और यह पद महत्वपूर्ण था और कहते हैं कि बालाजी विश्वनाथ बुद्धिमान आदमी थे और उसने जल्द ही अपने जितने विरोधी थे उनको अपने व्यवहार से अपनी तरफ मिला लिया और धीरे धीरे अपनी स्थिति लगातार वो मजबूत करते चले गए और शाहू के विश्वास पात्र बन गए। और यही कारण था कि शाहू 1713 में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा का भी पद प्रदान किया, अर्थात सेनाकर्ते का भी पद मिला, सेना का भी पति का भी पद मिला और पेशवा का भी पद मिला। दोनों बहुत महत्वपूर्ण पद एक साथ उसको मिल गए और कहते हैं कि बालाजी विश्वनाथ पेशवा पद को वंशानुगत बना दिया। दरअसल बालाजी विश्वनाथ की प्रारंभिक जानकारी तो बहुत ज्यादा नहीं मिलती है, लेकिन ये कोंकण के ब्राह्मण कुल का से संबंधित था। कहा माना जाता है कि यहाँ के जो ब्राह्मण लोग होते थे बहुत बुद्धिमान होते थे, तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते थे और काफी दिनों तक इन लोगों ने वहां पर वित्तीय संबंधी काम किया था और बालाजी विश्वनाथ को भी सब चीजें जानकारी थी। इसके बाद ये पूना आ गया और कहते कि
धन्नाजी जाधव के अधीन भी कुछ दिन तक रहा था, सभासद के पद पर भी ये रहा था। और जब साहू रिहा होके आए तो साहू की तरफ ये इसका झुकाव हो गया। तो इस तरह से धीरे धीरे अपने विश्वास इतना बनाया साहू के ऊपर कि साहू ने इसको एक साथ 2 पद दिया। पहले सेनाकर्ते का पद दिया और दूसरा जो उन्होंने पेशवा का भी पद दे दिया 1713 में। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसको 2 पद प्राप्त हुए। एक था 1708 जब इसको सेनाकर्ते का पद दिया गया, ये महत्वपूर्ण पद है, और दूसरा था 1713 में इसको पेशवा का पद दे दिया गया। ये दोनों टाइमिंग याद करने की जरूरत है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो दोनों पद ये चीजें इसको मिल गई। अब धीरे धीरे स्थिति बालाजी विश्वनाथ की मजबूत होती चली गई। दरअसल पेशवाओं ने मुगल साम्राज्य का जब पतन का दौर शुरू हुआ तो मराठा साम्राज्य को बचाने का ये लोग काम किए, क्योंकि एक तो औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी और जो उसके मरने के बाद जब उत्तरकालीन मुगल सम्राट गद्दी पर बैठे तो एक के बाद एक सभी कमजोर सिद्ध हुए। और जब वो कमजोर सिद्ध हुए तो इधर मराठे जो है अपनी शक्ति को इजाफा करने लगे और इतना इनकी में ताकत नहीं थी मुगलों में कि अब मराठों को कुछ ही बिगाड़ सकें। लेकिन ये तय था कि भाई आक्रमण करते थे, क्योंकि उनके अधीन में ये लोग थे। तो इन जो पेशवा का जो पद था, विशेषकर जो बालाजी विश्वनाथ का जब उदय हुआ तो स्थितियां परिस्थितियां बहुत कुछ बदल गईं और इसने अपने बुद्धि के बल पर, अपने कूटनीति के बल पर वहां की जो चीजें थी उसको उसने क्या किया, अपने तरफ मिला लिया और साहू की तरफ सबका ध्यान इसलिए दिलाया कि साहू जो है हमारे जो शिवाजी के मराठा साम्राज्य बना हुआ है उसके कर्ता धर्ता हैं और इसके इनके अधीन ही रह करके हम लोग मराठा साम्राज्य को जो बिखराव है उसको एक कर सकते हैं। इसमें बालाजी विश्वनाथ ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उधर जब दिल्ली में षड्यंत्र होने लगे, जब आप 1713 में फारुखसियर गद्दी पर बैठा था तो उसको बैठाने वाले सैयद बंधु थे। बाद में आपको हमने बताया था कि सैयद बंधुओं से चिढ़ने लगा और हुसैन अली खां जो उस समय दक्षिण महाराष्ट्र में था और जब उसको पता चली तो उसने समझ गया कि अगर मुझे यहाँ रहना है लंबे टाइम तक तो मराठों से मुझे दुश्मनी नहीं लेनी है। और जब उसको ये पता चला कि दरबार में हम लोगों के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है तो उसने तुरंत ही मराठों से संधि करने के लिए सोच लिया। कहते हैं कि बालाजी विश्वनाथ भी इसके पक्ष में थे और उसने जब ये संधि की शर्तें रखी उसमें कई ऐसी बातें थी जो मराठों के लिए हित की बात थी, उनके पक्ष में था, क्योंकि वो जो चाहते थे वो अब मिलने जा रहा था। जो चीज उन लोगों ने खो दिया था अब वो पाने जा रहे थे, तो हामी भर दिए और उसके बदले हुसैन अली खान ने मराठों से क्या लिया, कहा कि आप लोग 15,000 सेना हमारी सहायता करिए और अभी संधि की हम चर्चा करेंगे। और ये सहायता जब वो पाया, चूंकि फारुखसियर को गद्दी से हटाना था, किसी और को बैठाना था, क्योंकि जब दूसरा बैठेगा तभी उस संधि पर हस्ताक्षर करेगा, तो 15,000 सेना लेकर के बालाजी विश्वनाथ दिल्ली पहुंचे और फारुखसियर को गद्दी से लोगों ने हटा दिया, हटा के मार दिया और रफी-उद-दरजात गद्दी पर बैठा और रफी-उद-दरजात ने ही उस संधि पर हस्ताक्षर किया जिसको दिल्ली की संधि के नाम से जाना जाता है। दरअसल इस संधि के तहत ही साहू को शिवाजी का जो स्वराज्य था उसको छत्रपति मान लिया गया। इसी संधि के तहत जब साहू कैद हुआ था तो साहू तो रिहा हो गया था, लेकिन उसकी माता और अन्य जो सगे संबंधी थे रिहा नहीं हुए थे, अब उनको भी छोड़ दिया जाएगा। तीसरी बातें थी कि 10 लाख रुपया
कर शाहू मुगलों को देंगे, जो खराज होता है, कर मतलब खराज, उसके बदले 15,000 सेना की सहायता की भी इन्होंने बात किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि 6 जो मुगल प्रांत थे जो मुगलों के अधीन थे, उनसे चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का भी अधिकार मराठों को मिल गया। ये बहुत बड़ी बात थी। चौथ मिलने का अर्थ था कि मराठों की स्थिति मुगलों के तुलना में अब काफी क्या हो गई, मजबूत हो गई थी। तो इसलिए इस संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है। ध्यान रखिएगा, जो संधि हुई थी 1719 में विशेषकर मराठों से और मुगलों से, उसको रिचर्ड टेम्पल ने मराठों का मैग्ना कार्टा कहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, मील का पत्थर साबित हुआ। तो इस तरह से इस संधि पर हस्ताक्षर हुआ रफीउद्दर्जात द्वारा। तो बालाजी विश्वनाथ ने बड़ी सूझबूझ से साहू के पक्ष में सारी चीजें, जो स्थितियां परिस्थितियां खराब हो गई थी, उसको उनके पक्ष में कर दिया। लेकिन जो मराठा साम्राज्य था, अभी भी उनके अंदर गृह युद्ध चल रहा था, अभी शांति नहीं हुई थी। क्योंकि साहू ने तो अपना राज्याभिषेक सतारा में किया था, जो महाराष्ट्र भाग के उत्तरी भाग में है, और चूंकि ताराबाई दक्षिणी भाग में चली गई थी, जिसकी राजधानी कोल्हापुर में थी। लेकिन पूरे महाराष्ट्र पे अभी किसी का नियंत्रण नहीं था, आधे भाग पर उधर और आधे भाग पर इधर, जिसके लिए अक्सर युद्ध होता रहा। लेकिन 1731 में वाराना की संधि से, बहुत इंपॉर्टेंट संधि है 1731, ध्यान रखिएगा, 1731 में वाराना की संधि, इसी संधि के तहत जो मराठा साम्राज्य में गृह युद्ध हो रहा था, जो झगड़े हो रहे थे, अब उसको शांति मिली। उसमें अब कह सकते हैं कि दोनों पक्ष आपस में समझौता कर लिया, और उत्तरी भाग जिसकी राजधानी सतारा थी, उस पर साहू शासन करेंगे, और जो दक्षिणी भाग जिसकी राजधानी कोल्हापुर थी, और उस पर ताराबाई शासन करेंगी। तो इस तरह से अब यहीं से शांति हो गई। और शांति होना लाजमी था, क्योंकि जो पेशवा थे वो बहुत अपनी स्थिति को लगातार मजबूत कर रहे थे। और इसीलिए पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य की चर्चा इसीलिए मैं किया कि जो पेशवा थे अब रियल में शासन कर रहे थे। छत्रपति शाहू को राजा जरूर था, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि वो महल का ही तरह से राजा था। उसका आदेशों का पालन होता था, उसकी पूजा होती थी, लेकिन बात उतनी ही मानी जाती थी जितनी जरूरत थी। अतः एक तरह से कह सकते हैं कि उसकी पूजा होती थी, लेकिन उसका बात अधिकांशतः मानी नहीं जाती थी, लेकिन सम्मान साहू का बना हुआ था। तो पेशवाओं ने बहुत तेजी से कह सकते हैं कि जो शक्ति महाराष्ट्र में थी, उसको निकाल करके उत्तर भारत में, मध्य भारत में लाके खड़ा कर दिया, और उसकी देन बालाजी विश्वनाथ को ही मानी जाएगी। अलग बात है कि बालाजी विश्वनाथ के बाद जब बाजीराव का उदय होता है, जिसकी हम चर्चा करेंगे, उसने काफी इसका विस्तार किया, लेकिन उसकी नींव अगर किसी ने रखा था तो बालाजी विश्वनाथ ने ही रखा था। अभी हमने बताया कि बालाजी विश्वनाथ कूटनीतिक थे, राजनीतिक मर्मज्ञ थे, और अपने व्यवहार से किसी का भी दिल जीत लेते थे। यहां तक कि शुष्क व्यवहार वाला व्यक्ति को भी अपने मधुर व्यवहार से उसको भी अपनी तरफ मिला लेते थे। ये इनका एक तरह से कह सकते व्यक्तित्व था, और यही कहा था कि ये धूल बन गए। तो हमारे कहने का आशय ये था कि पेशवा जो थे वो
अब पद वंशानुगत हो गया 1713 के बाद से, और पेशवा ही केंद्र बिंदु हो गए। शाहू नाम मात्र के राजा बने रहे, और आगे चल करके जब 1750 में संगोला की संधि होती है, जब राजा राम द्वितीय गद्दी पर बैठा था, जिसको ताराबाई कहने पर बैठाया गया था, तो वहां से तो ये पूरी तरह से संधि के बाद से अब राजा जो था एक तरह से कह सकते हैं कि किले में, कैद खाने में था। अब उसका कोई लेना देना नहीं था, और पेशवा ही सब कुछ यहां से हो गए। दरअसल इसके पहले से ही ये क्लियर हो गया था कि शाहू एक तरह से संवैधानिक पद है। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति का पद होता है तो एक संवैधानिक होता है, प्रधानमंत्री का पद वास्तविक होता है। तो यहाँ पर भी आपको ऐसे ही मानना पड़ेगा कि शाहू एक तरह से संवैधानिक प्रमुख थे, और पेशवा और उनके जो सरदार थे वह वास्तविक थे। एक और चीज बता दें आप लोगों को कि आगे चल करके जो मराठा साम्राज्य के सरदार थे, जो हर युद्ध में भाग लेते थे, हर रणनीति में भाग लेते थे, उनको जो भूखंड दिया गया, जो जागीरें दी गई, कह सकते हैं सामंतवाद का बढ़ावा भी मिला, उसमें बालाजी विश्वनाथ का कोई दोष नहीं था। ये देना जरूरी था। वो अलग अलग भागों पर इनको भूभाग मिला। जैसे इंदौर के होलकर थे, बरार के आपके गायकवाड़ थे, और आपका जो है क्या कहते हैं कि ग्वालियर के सिंधिया थे। ऐसे कई क्षेत्र थे जहां के जो मराठा सरदार थे वो अपनी शक्ति में इजाफा कर लिए, और आगे चल करके इनकी शक्ति में लगातार वृद्धि होती चली गई। तो इस तरह से इन सरदारों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। अब तो बालाजी जो विश्वनाथ थे, अब इसके बाद से जो हमारी अब चर्चा होगी कि बाजीराव के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि 1720 में आप जानते हैं कि बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई, और जब बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई तो बाजीराव को गद्दी पर बैठाया गया, और बहुत कम उम्र में बाजीराव गद्दी पर बैठा। तो इस तरह से अब अगला जो हमारा होगा वो बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव होगा।